नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं आपके साथ लावनी। आखिरकार 22 सालों के बाद मुंबई धमाकों में मारे गए लोगों को इंसाफ मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुंबई धमाकों के 1993 मुंबई धमाकों के आरोपी याकूब मेमन को कल सुबह 7 बजे नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी जाएगी। आज 5 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलने के बाद आखिरकार फैसला आ ही गया कि याकूब मेमन की फांसी की सुनवाई में किसी भी तरीके की त्रुटि नहीं है और याकूब मेमन का डेथ वारंट सही है। इस तरीके से एक न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। 1993 मुंबई धमाकों के जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देश में राजनीति खूब हुई, लेकिन आखिरकार जीत हुई है सच्चाई की। देशद्रोह के खिलाफ सीधे सीधे ये एक नजीर पेश करती हुई तस्वीर है। कुछ सवाल जरूर खड़े होने लगे हैं। उन सवालों पे जरा एक गौर फरमाएंगे कि किस तरीके से याकूब मेमन की फांसी के बाद कुछ बड़े सवाल जहन में आने लगे हैं, उठने लाजमी है। बड़े सवाल है कि याकूब मेमन की फांसी पाक प्रायोजित आतंकवाद को जोरदार तमाचा है। फिलहाल अब भी अधूरा है इंसाफ। कब होगा पूरा इंसाफ? इंसाफ पूरा तभी हो पाएगा जब टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम को भी फांसी होगी। कब होगी ये फांसी? ये भी एक बड़ा सवाल है। याकूब जैसे देशद्रोही की फांसी का विरोध आखिर क्यों हो रहा है? बेगुनाहों की मौत के गुनहगार पर राजनीति क्यों हुई है? याकूब की फांसी का विरोध करने वालों को अदालत के फैसले से ये तमाम बड़े सवाल हैं जो जहन में आने लाजमी है, क्योंकि देश की राजनीति भी याकूब मेमन की फांसी पर गरमाई हुई है। एक छोटे से रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं और फिर आपको रूबरू कराऊंगी आज के मेहमानों से। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक दौर तक मृत्यु दंड को समाज व्यवस्था के सही संचालन के लिए एक आवश्यक सजा के तौर पर स्वीकार किया जाता रहा है। मनुष्य और मनुष्यता के खिलाफ अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को इसकी कीमत अपनी जान देकर ही चुकानी चाहिए। याकूब मेमन को 17 सालों तक चले निष्पक्ष मुकदमे में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिला। इसी के बाद उसे सजाए मौत सुनाई गई और आज भी हर तरह की कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद याकूब की फांसी बरकरार है। मौत की सजा मिलने के बाद से ही याकूब फांसी के फंदे से अपनी गर्दन को बचाने के लिए बेचैन होता रहा। देश के कई बुद्धिजीवियों ने उसकी सजा माफी की मांग को लेकर उसके पक्ष में उठ खड़े हुए। सवाल है कि अगर अदालत किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ पाए गए सबूतों के आधार पर फैसला सुनाती है तो सजा पर टिप्पणी करना और माफी देने की मांग करना क्या जायज है? याकूब को फांसी देने से भले ही आतंकवाद समाप्त न हो, लेकिन उसे फांसी न देने से आतंकियों के हौसले जरूर बुलंद हो जाएंगे और वे भारतीय लोकतंत्र को कमजोर मान लेंगे। याकूब की फांसी से आगे देखा जाए तो सवाल ये भी है कि याकूब टेरर का रिटेलर था, लेकिन डीलर दाऊद तो पकड़ से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। की शुरुआत करते हैं। 4 मेहमानों से आपको रूबरू कराती हूँ। इस वक्त मेरे साथ पैनल का हिस्सा बन रहे हैं बीजेपी से संदीप दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस की तरफ से अमित मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट बीडी मिश्रा जी भी इस पैनल का हिस्सा है, आपका भी स्वागत सर। और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर AK दुबे जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत आप सभी से एक साथ करूं। मैं 2-2 मिनट में आप सभी की पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी कि 22 सालों के बाद एक बड़ा फैसला आया है, पहली फांसी हो रही है 1993 के मुंबई ब्लास्ट में लेकर। पहली प्रतिक्रिया 2-2 मिनट में चाहूंगी। पहले संदीप दुबे जी आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि ये न्यायिक मामला है और न्यायिक मामले में जो न्यायालय ने फैसला किया है वो काफ़ी देश को और देश की जनता को विश्वास दिलाने वाला फैसला है। और आज एक तरह से आम जो लोग न्याय के आस में बैठे हुए थे उनको आज न्याय की जो उम्मीदें लगी थी वो न्यायालय से मिला है। चलिए अमित जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, बहुत ही सराहनीय कदम है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे जो भारत की जनता है और जो विश्व की जनता है उसमें खुशी की लहर है कि एक आतंकवाद के विरोध में जो निर्णय दिया गया है, बाकी काफ़ी समय के बाद आया है, लेकिन एक बहुत ही उचित और सराहनीय निर्णय है, जिससे आतंकवाद के जो हौसले जो करते हैं वो पस्त होंगे और कहीं ना कहीं जो जनमानस है उसमें ये भावना उत्पन्न होगी कि जो आतंकवाद की शह देगा उसे कहीं ना कहीं कठोर और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बीडी मिश्रा जी, आपकी प्रतिक्रिया, किस तरह से लेते हैं आप इस फांसी को? न्याय प्रणाली भारत की पारदर्शी है और भारत की न्याय प्रणाली में
किसी को भी गुनाहगार तब तक नहीं मानते हैं जब तक उसका गुनाह पूरा 100% प्रूव नहीं हो जाता है। और उसी के तहत याकूब मेमन को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा है। लेकिन मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ख़ास तौर से आतंकवाद के खिलाफ और आतंकियों को अगर 22 साल लगे उनको बुक में ले जाने के लिए, उनको पनिशमेंट देने के लिए या उनको जिम्मेवारी उनकी प्रूव करने के लिए, तो एक बहुत लंबा अरसा है। इससे देश की जो सुरक्षा है वो इतनी सुदृढ़ नहीं होती है। यह प्रक्रिया तेज होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग जैसे अजमल कसाब थे, उसको भी इतने दिन बाद उसको फांसी मिली और उसमें भी तमाम तरीके की बातें हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत में अगर भारत की आंतरिक सुरक्षा को दृढ़ करना है तो राजनीति, धर्म और वोट बैंक की पॉलिटिक्स, इसको दूर करना होगा। बिल्कुल। और न्याय की व्यवस्था क्विक होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक होने चाहिए, खास तौर से जहां पर आतंकवाद का मुद्दा हो। बिल्कुल। AK दुबे जी, आपकी भी प्रतिक्रिया जल्दी से। बिल्कुल, देशद्रोहियों को एक सबक है और देश की संप्रभुता और एकता के साथ खिलवाड़ करने वाले और निर्दोष लोगों को मारने वाले लोगों के लिए एक सबक है कि अदालतें इस देश की हैं, न्याय प्रणाली है, देर से ही सही लेकिन सजा मिलेगी और उसकी भी सजा सजाए मौत ही होगी। चलिए, यानी देर से ही सही लेकिन सजाए मौत ही होगी। अगर आतंकवाद का मुद्दा है तो उससे किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है भारत। मैं आप लोगों से चर्चा और आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जरूरी हो जाता है कि आखिरकार 1993 में हुआ क्या था, मुंबई किस तरीके से दहल उठी थी। एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 12 मार्च 1993 मुंबई। ये वो काला दिन था जब देश ने एक के बाद एक 12 हमले झेले। एक के बाद एक 12 धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई और 700 से अधिक लोग जख्मी हो गए थे। इन धमाकों से लगभग 27 करोड़ से अधिक राशि की संपत्ति नष्ट हो गई थी। ये पहला मौका था जब देश ने सीरियल बम ब्लास्ट के दंश को झेला था। इस मामले में 123 अभियुक्त हैं, जिनमें से 12 को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इस मामले में 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। इनके अलावा 68 लोगों को उम्र कैद से कम की सजा सुनाई गई थी, जबकि 23 लोगों को निर्दोष माना गया था। 1993 मुंबई धमाकों के मुख्य आरोपी संजय दत्त। नवंबर 2006 में संजय दत्त को पिस्तौल और AK-47 राइफल रखने का दोषी पाया गया। 2013 में टाडा कानून के तहत 5 साल की सजा। दाऊद इब्राहिम। धमाकों का मुख्य अभियुक्त दाऊद इब्राहिम गिरफ्त से बाहर है। दाऊद को पकड़ने के लिए भारत सरकार जी जान से जुटी है। अभी तक सफलता हाथ नहीं लग पाई है। याकूब मेमन। याकूब को 2007 में टाडा कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। याकूब ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के पास अपनी सजा की माफी के लिए अपील की। हर जगह से उसकी बात खारिज हुई। अबू सलेम। लंबी लड़ाई के बाद सलेम को 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। फिलहाल वो जेल में बंद है। टाइगर मेमन। याकूब मेमन ने दाऊद और फरार अभियुक्त अपने भाई टाइगर मेमन के साथ मिलकर मुंबई बम धमाकों की साजिश रची। टाडा की धारा 3 के तहत 5 साल, धारा 6 के तहत 6 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना। मुंबई बम धमाकों में अदालती कार्रवाई। 4 नवंबर 1993 को 10,000 पन्ने की 179 लोगों के खिलाफ प्राथमिक चार्जशीट दायर। 19 नवंबर 1993 को मामला CBI के हवाले। 19 अप्रैल 1995 को मुंबई की टाडा अदालत में सुनवाई शुरू। अक्टूबर 2000 में अभियोग पक्ष के गवाहों के बयान समाप्त हुए। अक्टूबर 2001 में अभियोग पक्ष ने अपनी दलील समाप्त की।
सितंबर 2003 में मामले की सुनवाई खत्म हुई। सितंबर 2006 में अदालत ने फैसले देने शुरू किए। 2006 में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जिन लोगों को इन धमाकों के लिए दोषी पाया था, उनमें एक ही परिवार के 4 सदस्य भी थे। ये थे याकूब मेमन, यूसुफ मेमन, ईसा मेमन और रुबीना मेमन। इन सभी को साजिश और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया गया था। ये सभी टाइगर मेमन के रिश्तेदार थे जिन्हें पकड़ा नहीं गया। संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था और संजय ने 18 महीने जेल में बिताया। 1993 के ब्लास्ट केस में ये पहली फांसी होगी, लेकिन दाऊद अब तक कानून के गिरफ्त से बाहर है। अब सवाल ये है कि 1993 के बम धमाके में अपनी जान गंवाने वालों को इंसाफ दिलाने के लिए इस केस के मास्टरमाइंड को कब पकड़ा जाएगा और उसे भारत कब लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बड़ा सवाल तो यही है कि याकूब मेमन को फांसी की सजा सुना दी गई है। टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम कब फांसी के फंदे पर लटकेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से चारों मेहमानों के पास चलते हैं। इस बार सबसे पहले ए.के. दुबे साहब के पास आना चाहूंगी। दुबे साहब, थोड़ा सा यह समझना चाहेंगे, ये क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। जो आम जनता है वो एग्जैक्टली समझ नहीं पा रही है, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा गया कि जो राजू रामचंद्रन, जो याकूब मेमन के वकील थे, उन्होंने भी कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन को की जो सुनवाई हुई है वो प्रॉपर वे में नहीं हुई है। किस तरीके से क्या होती है क्यूरेटिव पिटीशन और किस तरीके से होनी चाहिए? क्या कुछ त्रुटियां होने की जो बात कही जा रही थी, किस हद तक उस बात को क्लियर किया है कोर्ट ने? इन तमाम पहलुओं पर आपसे थोड़ी जानकारी चाहेंगे। अभी कुछ वर्षों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा में, जिसमें उन्होंने कहा कि रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद भी अगर कोई लीगल एम्बिग्युइटी होती है या कोई ऐसा लीगल इशू होता है जो उस जजमेंट में थ्रू आउट नीचे से लेकर ऊपर तक डिस्कस नहीं होता है, तो उसको हम क्यूरेटिव पिटीशन के थ्रू, जब रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास, जो उसमें वो भी जजेस होंगे जिन्होंने रिव्यू पिटीशन सुना और रिव्यू पिटीशन के अलावा जिन्होंने मेन पिटीशन सुना जब सुप्रीम कोर्ट में अपील आई, तो वो सुनेंगे और अगर ऐसा लीगल पॉइंट होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। अब इस केस को हम देखें क्यूरेटिव पिटीशन से लेकर के चले, इसमें वो कह रहे हैं कि जो मैंडेटरी पीरियड है एग्जीक्यूशन का, जो अभी उन्होंने कहा मैंडेटरी पीरियड है एग्जीक्यूशन का कि 14 दिन होना चाहिए, वो 14 दिन जो है नहीं दिया गया। 21 जुलाई को क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हुई और अभी जो है 30 जुलाई की डेट मुकर्रर कर दी। मैं यहां पर बताऊं कि 1993 से 2007 तक इतने वर्षों तक ट्रायल चला और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे उसके बिहाफ पर टाडा कोर्ट ने यह पाया कि याकूब मेनन उस मास्टरमाइंड है, एक मास्टरमाइंड है, साजिश का है और हमलावरों की मदद किया है और साथ ही साथ अपनी फैमिली को उसने कराची भेज दिया, तो वो उसका पूरा का पूरा मास्टरमाइंड है और लोगों की मदद किया, कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व रहा, इसलिए उसके बाद टाडा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई और जिसको अपीलेट कोर्ट्स ने लगातार जो है अपहेल्ड करते गए। अब क्या हुआ कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पिटीशन खारिज किया, उसके बाद वो डायरेक्टली उसके ब्रदर के थ्रू अपने पिटीशन लगवाई ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास, मर्सी पिटीशन। वो मर्सी पिटीशन 2014 में ही खारिज हो गई। उसके बाद आते हैं यहां क्यूरेटिव पिटीशन में 2014 के बाद 2015 में और आकर के क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करते हैं और जब 21 जुलाई को क्यूरेटिव पिटीशन 21 जुलाई 2015 को खारिज होती है तो एक नए चीज के साथ आ जाते हैं, नए प्ली के साथ आ जाते हैं कि जो पहली मर्सी पिटीशन थी वो उनके भाई ने डाली थी, याकूब मेनन ने नहीं डाली थी। एक बात बताऊं कि मर्सी पिटीशन डली याकूब मेनन के लिए ही, चाहे भाई ने डाला हो और चाहे पत्नी ने डाला हो या जिसने भी डाला हो, मर्सी पिटीशन को वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बात, जो एग्जीक्यूशन की बात करते हैं कि मैंडेटरी पीरियड नहीं हो, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में इसकी सजा फांसी होनी ही थी क्योंकि ये सैकड़ों लोगों की हत्या का गुनहगार था। ठीक है, साफ साफ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है और इसमें भी 257 लोगों की जान गई थी। फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए थी। यहाँ पर अब मैं अमित जी के पास आती हूँ। अमित जी, जब मैंने आपसे पहली प्रतिक्रिया दी, जब मांगी आपसे, तो आपने कहा कि इस बार जो ये जो कोर्ट का फैसला है वो उचित है और सराहनीय है। मेरा एक सवाल आपसे होगा कि अगर कोर्ट का ये कदम उचित है और सराहनीय है, इतने साल 22 साल बीत गए, इन 22 सालों में आपकी सरकार भी महाराष्ट्र में रही, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार ने वो गंभीरता दिखाई ही नहीं? जो आज हो रहा है वो शायद अगर पहले वो गंभीरता दिखाई गई होती तो आपकी सरकार में ही याकूब मेमन को फांसी मिल गई होती। नहीं, आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, मामला न्यायालय में विचाराधीन था, उसके अंदर किसी भी सरकार का कोई पहल नहीं होती है, वो न्यायालय को देखना है और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था। आप इसमें देख रहे हैं कि आज फांसी की सजा होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जब फांसी के लिए तारीख मुकर्रर की तो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों की तरफ से उठाया गया।
नहीं, मैंने आपको वही बताया ना कि कोई जो इतना महत्वपूर्ण केस होता है, अब आप देख रहे हैं आज फांसी की सजा होने के बाद भी इसमें कितनी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो बहुत सारी चीजों को देख के सोच समझ कर इसमें फैसले लेने होते हैं। और जो कंट्रोवर्सी में आपकी सरकार के लोग भी इन्वॉल्व हैं। राष्ट्रपति को जो लेटर नहीं, लिखा मैं गया उस पे उसमें भी- मणिशंकर अय्यर साहब ने भी साइन किया है, उसमें देखिए, महाराष्ट्र कांग्रेस के भी कुछ सदस्यों ने साइन किया लगभग है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ नेताओं ने, कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने, कुछ रिटायर्ड जजेस ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी। वो इंडिविजुअल प्रतिक्रिया होती है, हर एक का सोचने का, ह्यूमन राइट्स की बात करने का अपना अलग अलग तरीका है। लेकिन यदि हम पार्टी ओवरऑल पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी ने इसका स्वागत किया है और कहीं भी इसका ये नहीं करा कि इसका हमें खंडन करना चाहिए, बल्कि ओवैसी जी का जो बयान आया उस पर भी पार्टी ने अपना स्टैंड रखा और उसका भी भर्त्सना की है। ना सिर्फ यहाँ करेंगे बल्कि हम लोकसभा में भी उनको घेरेंगे। आपको नहीं लगता कि आप पार्टी की अगर बात करते हैं तो आपकी पार्टी के अंदर जिन सदस्यों ने इस फांसी को लेकर जो विरोध दर्ज कराया था उनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये देशद्रोही का मामला था सीधे सीधे। देखिए, मैंने आपको वही बताया ना कि भारत स्वतंत्र देश है, इसके अंदर सब लोगों के अपने अपने विचार हैं। ना सिर्फ कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं लगभग सभी लोगों ने इस पर अपना अपना स्टैंड दिया। तो इस पर पार्टी को वो काफी हास्यास्पद सा लगता है जब हमारे देश के नेता ये बात बोलते हैं और जब बात बड़ी होने लगती है तो उसे व्यक्तिगत बयान दे दिया जाता है, जबकि पार्टी उन्हीं नेताओं के चेहरे से पहचानी जाती है। संदीप दुबे जी, सवाल आपकी पार्टी पर भी उठता है सीधे सीधे। ये एक सराहनीय कदम है, लेकिन आपकी तरफ से भी, आपकी भी पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फांसी का विरोध किया था। आपको नहीं लगता कि उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये जो फांसी हुई है वो कानून के अंतर्गत हो रही है, और जो लोग भी इसका विरोध भी कर रहे हैं उनको एक मौका था, उन्होंने विरोध किया, अपनी बातें रखी कोर्ट के अंदर। लेकिन हमारी सरकार है, वहाँ पे हमने और मेरे मित्र कांग्रेस की ये भूल गए कि सरकारों का भी दखल होता है, सरकारें ही, स्टेट ही फाइट करती है कोर्ट के अंदर। तो सरकार ने एक अच्छी पहल करी और सरकार ने अच्छे तरीके से इस केस को रखा, और आज तो वो सैल्यूट करने वाला आज दिन है उन अधिकारियों का, जिन अधिकारियों ने इस केस में काम किए, अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया और प्रॉपर सबूत कोर्ट के सामने रखे। तो ये राजनीति से ऊपर आज बात है, बात आतंकवाद की हो रही है, और आतंकवादी गतिविधि देश में हो किसी पार्टी और व्यक्ति विशेष से नहीं है, वो राष्ट्र की क्षति है, राष्ट्र के लोगों को क्षति पहुंची है। और हमें लगता है कि जो भी निर्णय आया न्यायालय का, पहले भी मैं उसका स्वागत करता रहा हूं और आज भी हम उसका स्वागत करते हैं। राष्ट्र को और राष्ट्र के लोगों को क्षति पहुंचाने वालों को बख्शना नहीं चाहिए। तो आपसे सवाल यही है कि टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम को कब लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल, सरकार उसमें काम कर रही है और देखिएगा बहुत जल्द वो आपके सामने होंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने आज की डेट में, मैं बता दूं, जो मोदी जी की सरकार है, जिस तरह से काम कर रही है, उसकी नीति और नियत स्पष्ट है। वो किसी भी तरह से जो लोग भी गैर संवैधानिक तरीके से कोई काम करके बाहर हैं या देश के अंदर हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। राष्ट्र के साथ कोई भी घृणित काम कोई भी करे, कहीं भी करे, हमारी पुलिस का मनोबल, हमारी सिपाहियों का मनोबल, हमारी सेना का मनोबल, उनको हम और मजबूत करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस की तरह तोड़ने का काम नहीं कर रहे। मैं बीडी मिश्रा जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपने बातों बातों में ही एक चीज का जिक्र किया है कि आप सरकार प्रतिबद्ध है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के खिलाफ प्रतिबद्ध है, तो आपको याद होगा कि याकूब मेमन का एक इंटरव्यू आया था जिसमें साफ तौर पे याकूब मेमन ये कहता हुआ सुना जा रहा है कि जो कुछ भी टेररिज्म इंडिया में होता है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड होता है। पाकिस्तान को इससे कोई मतलब नहीं होता कि देश में, भारत देश में कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, उसे सिर्फ टेररिज्म को बढ़ावा देना है, यहाँ पे टेररिस्ट जो एक्टिविटी है उनको बढ़ावा देना है। तो एक याकूब मेमन, जिसको आज फांसी हो रही है, जिसको लेकर आप अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, वही याकूब मेमन अगर इस बात को सामने रख रहा है तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो आपकी पॉलिसी है उसमें और भी ज्यादा आपको सॉलिडिटी लाने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल, और काम भी हो रहा है। पाकिस्तान से कई विषय पे हमने उस सरकार को अवगत भी कराया कि आप अगर इस तरह का कोई कृत्य करोगे वो बर्दाश्त से बाहर है। और देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकारें, मैं पहले भी कहता हूँ, व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम में, दूसरी चीज, इस देश के अंदर जो माहौल जिस तरह से कुछ तथाकथित लोग बनाते हैं और देश को जैसे विखंडित करने की विचारों पे कोशिश होती है, उन सबको देख के जरूरी है कि देश को पहले मजबूत बनाया जाए, अपने घर को मजबूत बनाया जाए। और देखिए, जब घर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और इस पे काम हो रहा है। देशों के प्रधानमंत्री मिले थे, टाइगर मेमन या दाऊद इब्राहिम को लेकर मामला क्यों नहीं उठाया गया? सवाल ये है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, अभी आपको याद हो कि गुरदासपुर में भी जो कुछ हुआ है, वो नारोवल के रास्ते से अगर आ रहे हैं टेररिस्ट, ये प्रूफ हो चुका है कि पाकिस्तान से आ रहे हैं। क्यों नहीं ये सारे मसले फिर उफा में उठाए गए? सवाल तो ये भी है। देखिए, सारे मसलों पे जो विदेश मंत्रालय, हर किसी का अपना काम बटा हुआ, हमारी सरकारों के अंदर जो मंत्री हैं या जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से, अपने ढंग से काम कर रहे हैं, और आज उस काम का नतीजा आपको देखने को भी मिल रहा है। आज पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान में घबराहट है,
मोदी जी के काम करने की शैली से। और देखिए बार बार आप जिस विषय को आप लेके आती हैं, जिस तरह से आप उसको राजनीतिक रूप देती हैं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये इसलिए सही नहीं है, ये इसलिए सही नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि जो सरकारें हैं, जिन सरकारों के खिलाफ वहां की जनता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। रूप से इस तमाम चीजों को आप राजनीति नहीं करते। अफसोस होता है जब आप जैसे लोग ये बात नहीं, करते हैं। भाजपा राजनीति नहीं कर रही, भाजपा कृत संकल्प है, और जो भी वो काम कर रही है देश के हित में, राष्ट्र के हित में जो भी बन पड़ेगा वो करा नहीं जाएगा, उसको करना है। ठीक है, चलिए 22 सालों के बाद याकूब मेमन को फांसी मिली है। अब हम इंतजार करेंगे कि कितने सालों के बाद टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम को फांसी मिलती है, क्योंकि आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि जल्द से जल्द भारत सरकार इस पर भी कोई ठोस एक्शन उठाएगी। 1 साल हो चुका हो रही है, उसके पीछे आपको पता चलता है, आप ही लोग दिखाते वो ठिकाने बदल रहा है, वो यहाँ से वहां भाग रहा है। इंटरव्यू का चंक आपको दिखाते हैं जिसमें याकूब मेमन साफ साफ ये कबूल कर रहा है कि किस तरीके से भारत में आतंकवाद फैलाने के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। You left Bombay on March 11th for Dubai. Yes. How did you reach Pakistan? On 17th, we have boarded a PIA flight. It was to land at Dubai via Karachi. But we were escorted by a Pakistani agent at Karachi airport without any immigration and formality. We was escorted out of the Qaid Azam airport, Karachi airport. By Pakistani agent, you mean whom? Asif, his name was. He was a bald fellow. He escorted us right from inside the airport to outside. And your passports, were they stamped? No formalities of any immigration or customs were completed. A Pakistani official came, took you off the flight, and Yes. took you without any formalities. Right, through. right. And your passports were given to him. Did you give him your Indian passport? Yes, he collected our Indian passport. The very first thing he did, he collected our Indian passport. He escorted us outside the airport then. Who was the brain behind? Brain was Pakistan government. ISI, what they call. And what did they do? They supplied arms, explosives. Who told you? Tawfiq Jaliawala told me this. And who is this Tawfiq? Tawfiq is a friend of Tiger. Tiger is my elder brother. And they have certain business in Dubai for past 3-4 years. I don't know exactly. He's a partner, business partner of Tiger. वीडी मिश्रा साहब आपके पास होंगे, और आपको क्या लगता है कि अब ये सीधा सीधा सबूत है और ये साफ जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान ही है वो जो हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा, और भारत के लिए पाक स्पॉन्सर्ड सीधे सीधे करता है टेररिस्ट को। आपको लगता है कि आज का फैसला पाकिस्तान के लिए एक बड़ा जोरदार तमाचा है? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कोई तमाचा होगा, क्योंकि तमाचा वो होता है जिससे कोई किसी चीज़ से बाज आए। पाकिस्तान का एक ही उद्देश्य है कि भारत को कैसे डिस्टेबलाइज करें, भारत के कैसे टुकड़े टुकड़े कर दें, भारत को कैसे 1000 कट से हम ब्लीड करें। और पाकिस्तान यह तब तक करता रहेगा जब तक पाकिस्तान अपने आप निस्तनाबूद नहीं होगा। वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, कोई भी वहाँ प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन वहाँ की आर्म फोर्सेस वहाँ पर हमेशा पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करती हैं, और ख़ास तौर से अमेरिका, सऊदी अरेबिया, इंडिया, इनके बारे में जो वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो पाकिस्तान की आर्मी पहले उसको वो रिव्यू करती है, फिर उनको ये अप्रूव करते हैं, और तभी कोई बातचीत हो सकती है या तभी कोई उनके साथ कोई आगे मामला बढ़ सकता है। नवाज शरीफ ऊफा में चाहे जो बात करके आए, उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी कहती है कि आप ये बयान करो, तो उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो बयान कर देते हैं। तो ये कोई तमाशा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बाज आने का नहीं। लेकिन मैं भारत के लिए एक बात कहना चाहूँगा, और वो ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन में भारत की जो सुरक्षा है बॉर्डर पर, वो प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं होनी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी भारत के लिए अभी प्रायोरिटी 1 होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी अगर प्रायोरिटी 1 नहीं होगा, और इंटरनल सिक्योरिटी में अगर हम डिवाइडेड रहेंगे, और इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में अगर ऐसे पिटीशन प्रेसिडेंट के पास जाते रहेंगे और वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा,
तो भारत की सिक्योरिटी से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। भारत की इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजनीति, धर्म, वोट बैंक और रीजनल कंसिडरेशन इसके ऊपर होने चाहिए, नहीं तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा भेड़िया है। यानी सीधे सीधे कि आतंकवाद को अगर आप संरक्षण दे रहे हैं तो सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर आप आघात कर रहे हैं, ये चीज समझना होगा। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर याकूब मेमन की फांसी पर इतना ज्यादा विवाद क्यों हो रहा है। इस छोटे से ब्रेक के बाद